अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। PIA की निजकारी महज एक कारोबारी लेन देन नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशी तारीख का एक अहम और अलामती मोड़ है। ये मंसूबा कोई नया नहीं, इसकी जड़ें 1990 की दहाई में मिलती हैं, जब पहली मर्तबा रियासती इदारों के बोझ को कम करने के लिए निजकारी को बतौर पॉलिसी इख्तियार करने पर गौर किया गया। बादअज़ां 1999 और फिर 2005 में भी कोशिशें हुई, मगर सियासी दबाव, ब्यूरोक्रेसी की मुज़ाहिमत, मजदूर यूनियंस के खदशात और मजमूई माशी कमजोरी के बायस ये मंसूबा बार बार इल्तिवा का शिकार रहा। इस पस मंजर में PIA की निजकारी गैर मामूली है। गुज़िश्ता रोज़ PIA की निजकारी के अमल को जिस तरह बराह रास्त कौम के सामने पेश किया गया, उसने शफाफियत का एक नया तासुर दिया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की कामयाब बोली और 75% शेयर्स की खरीदारी ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। PIA की माली हालत निहायत तशवीशनाक रही। चंद बरस पहले तक 50 तैयारों पर मुश्तमिल बेड़ा आज 30 तैयारों तक महदूद हो चुका है और सिर्फ 18 काबिले परवास हैं। 2015 से 2024 के दौरान करीबन 500 अरब रुपए के नुकसानात और खसारा इस इदारे को कौमी खजाने पर एक मुस्तकिल बोझ बना चुका था। यही वजह है कि मुशीर निजकारी के मुताबिक अगर निजकारी ना होती तो PIA शायद 2 बरस में परवास के काबिल भी न रहती। इस तनाजुर में PIA की निजकारी को रियासती मिल्कियत वाले इदारों के मजमूई बहरान से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, जिनका मजमूई खसारा 5,893 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है और जिन्हें जिंदा रखने के लिए रोजाना 1.9 अरब रुपए झोंके जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या PIA में होने वाली ये सरमायाकारी मजीद मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल कर सकेगी? क्या PIA की नीलामी के लिए सरमायादारों को मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया गया है? क्या PIA के शानदार माजी का अहया होगा? क्या इस अमल से बैनुल अक़वामी सरमायादार भी पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे होंगे? और सबसे बढ़कर क्या निजकारी का अमल इसी मुस्तैदी और के साथ आगे बढ़ सकेगा या ये कामयाबी महज एक इस्तिस्ना साबित होगी? इसी मामले पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। PIA निजकारी मुल्की तारीख का बड़ा वाक़या, मुल्की सरमायाकारों का मुल्क के मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद का इजहार। क्या निजकारी मुल्की मईशत की उड़ान के लिए नेक शगुन साबित होगी? शहजाद चौधरी साहब। ये कि प्राइवेटाइजेशन इनिशिएट हो गई, एक बड़ा जो एंटिटी थी जो जिसे कहते थे PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PIA, वो बिक गई। बिकी 10 अरब की। 10 अरब में भी 1.5-2 साल पहले 10 अरब की उसकी ऑफर आई थी, आज भी वो 10 अरब में गई। बाकी 125 जो है वो जो खरीदार हैं वो खुद डायरेक्टली PIA के अंदर सर्व करेंगे अपने हिसाब से, अपनी टाइमलाइन के मुताबिक। सालाना 40 से 50 अरब का या 40 अरब तक का नुकसान कर रही थी। तो कम से कम एक ऐसा इदारा जो कि बहुत सख्त खसारे में था उसको निकाल दिया। प्रोसेस शफाफ था। यूनियन जो किसी काबू में नहीं आ रही थी, गालिबन अब जब एक सेठ के पास जाएंगे तो अपनी मर्जी से शांति कर पाएगा। एक ऐसी एयरलाइन जिसका कि 450 के करीब, ऑल्दो कभी वो 450 कहते हैं, लेकिन 450 लगभग आदमी है पी जहाज, जबकि जो एमिरेट्स है वो 75 to 80 के ऊपर चलती है। तो जब आप इस तरह नंबर्स देखते हैं जो एवरेजेस हैं पर एयरक्राफ्ट पर्सनल की, तो ये एक किस्म का जैसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी हुई है, बहुत सारी हुकूमतों के लिए आज तक रही है और इस वजह से निकल जाना। छठी चीज घर की चीज थी, घर में ही रह गई। इसका एक और जो फ्लिप साइड है वो ये है कि बाहर से किसी को इंटरेस्ट नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है। सातवीं चीज ये है कि देखिए ये पैसा कहाँ से आएगा? इन्होंने जेब से तो निकाल के देना नहीं है। इनके पास ऐसा नहीं है कि तैयार पड़ा हुआ है और 135 अरब आपके हाथ में पकड़ा देंगे या उसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने इन बैंकों से ही लेना है जो कि पाकिस्तान में बैंक है। जो पाकिस्तान में पैसा है वही इस्तेमाल होगा। अब वो गवर्नमेंट बैंकों से लेके इसमें डालती या आरिफ हबीब साहब करेंगे, बात एक ही है। आरिफ हबीब साहब इन्हीं बैंकों से पैसा लेके वो जो पैसा निकलेगा वो शायद एयरलाइन में तो कुछ फायदा दे जाए, लेकिन बाकी हमारी जो कैपिटल मार्केट है वहां पे बहुत नुकसान होगा। प्राइवेट कैपिटल मार्केट इक्विटी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये नेगेटिव भी और थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे एयरलाइन का मुस्तकबिल क्या है, कुछ तजर्बा, क्या बहुत ज्यादा तजर्बा पाकिस्तान एयरफोर्स का शाहीन एयरलाइंस के साथ है। अल्टीमेटली उसको हमने 20 मिलियन में बेचा क्योंकि हमसे चल ही नहीं रही थी। ये वो लोग हैं जो कि जिनका ओढ़ना बिछोना, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड आर्ट है। मुझे नहीं पता आरिफ हबीब साहब किन को लेके आएंगे, और पाकिस्तान में जिन लोगों को लाया जाता है, ये जो पाकिस्तान में लोग आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठाते हैं, ये वो प्रोफेशनल
वो हैं लोग जो कि आते हैं और इस्तेमाल करके फेंक के उसको जाया करके चले जाते हैं, चीज को अपना पैसा बना लेते हैं। लीज करके जहाज मंगवाएंगे बाहर से, वेट लीज होगा, ड्राई लीज होगा, इनके सबके ताने बाने बाहर बाकी एयरलाइंस के साथ, बाकी जहाजों के सप्लायर के साथ मिलते हैं। अगर इस चीज से बचने के लिए आरिफ हबीब साहब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाहीन एयर, भोजा, सिरीन, तकरीबन सिरीन बंद होने को आई हुई है और भोजा ऑलरेडी बंद हो चुकी है, ये हमारी रिकॉर्ड है। विजन बनानी पड़ेगी कि आप एक रीजनल एयरलाइन बनना चाहते हैं, एक एफिशिएंट रीजनल एयरलाइन बनना चाहते हैं, या आप, हालांकि रूट्स इनके पास बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल वाले हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वहां मुकाबला इतना सख्त है। अब एमिरेट्स के साथ कौन मुकाबला करे? नहीं कर सकते, ना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ना उस किस्म के रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्होंने मुनाफा भी कमाना है। तो ये जो एयरलाइन का बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत बहुत कम मार्जिन होते हैं, क्योंकि जो तेल की कीमतें इतना तेजी से उतरती बढ़ती चढ़ती हैं, और जो कॉस्ट पर पैसेंजर होती है पर माइल, वो इतना वेरी करती है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव कम से कम 100-150 का फ्लीट हो, तो फिर आप कहीं जाके टुवर्ड्स द एंड आप कोई फायदा हासिल करते हैं। अमेरिका में बेशुमार एयरलाइंस हुआ करती थी, अब सिर्फ 3 बड़ी एयरलाइंस रह गई। वो सब बड़ी एयरलाइन छोटी छोटी एयरलाइंस को खा गई। रीजनल तौर पे मौजूद है, लेकिन बड़ी पूरे अमेरिका में चलने वाली एयरलाइन है सिर्फ अब 3 रह गई, क्योंकि ये वायबल ही नहीं रह गया एयरलाइन का बिजनेस अगर आप बिजनेस के तौर पे चलाते हैं इसको, अनलेस यू हैव अ लार्ज फ्लीट और बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। मुश्किलात हैं बहुत ज्यादा। दुआ ये है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे। मुझसे पहले यानी जो लोग मुझसे आके कभी सलाह करते थे कि हम चेयरमैन बन के जा रहे हैं, एमडी बन के जा रहे हैं, मैं कहता था मत जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली वही हुआ जो हमारे सामने है। कोशिश सबने की लेकिन चल नहीं पाई, उसकी वजूहात बहुत ज्यादा आमिर अहमद खान साहब, मुल्की सरमायादारों ने तो एक एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके, ये जो PIA की निजकारी हुई है, यहाँ तक कि रियासत को भी इस एतमाद के लिए भारी जमानतें देना पड़ी हैं। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुस्तकबिल होगा PIA का समेत पाकिस्तान की मईशत में भी कहीं नेक शगुन साबित होगा मामला? अच्छा, मेरी आउटलुक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये जो कल की ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी कई वजूहात हैं। पहली तो ये जो सबक हुकूमत ने सीखा है पिछले साल जो उन्होंने इसको प्राइवेटाइज करने का अटेम्प्ट किया था, और वो जो ट्रांजैक्शन उसके अंदर जो फ्लॉज निकले थे, उससे जो उन्होंने सबक सीखा और जिस तरह से उन्होंने रीड्राफ्ट किया उस ट्रांजैक्शन को, वो एक बड़ा वाज़े इशारा है कि हुकूमत ने क्या कुछ सीखा है उसके बारे में, और इसको कामयाब बनाने के लिए वो कितनी डिटर्मिन्ड थी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये लेट्स नॉट फॉरगेट 170 रूट हैं PIA के पास। सो इन इटसेल्फ वो अपने अंदर बताते खुद वो एक प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। ऐसा नहीं है कि PIA जो है वो उसका मुकद्दर ही ये है कि उसने नुकसान उठाना है, या हम लोग ऐसे हैं कि हमें वो चलानी नहीं आती हैं। ठीक है, वो 99 के बाद जब से इनएफिशिएंसी शुरू हुई हैं और जब से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक हद से ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद इन्होंने लॉसेस भी इनकर करना शुरू कर दिए। और फिर सबसे बड़ी जो इनकी एविएशन पॉलिसी के अंदर जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर इन्होंने दूसरी एयरलाइंस को अपने अंदर आने दिया है, उससे जो कंपटीशन क्रिएट हुआ है जिसके लिए PIA प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसा शहजाद चौधरी साहब ने कहा ना, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, उनमें जाए बगैर अब अगर उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी आप इंट्रोड्यूस कर दें PIA के स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये सबको नज़र आ रहा है। जितनी एग्रेसिव बिडिंग हमने देखी है कल, उसमें वो साफ जाहिर था कि इन सबको नज़र आ रहा है कि ये बजाते खुद एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। इसलिए मेरी आउटलुक इस पर बहुत पॉजिटिव है। जो सवाल है मेरे जहन में आयशा, वो ये है कि PIA के मुस्तकबिल की जब आप बात करती हैं तो हम उससे क्या मुराद लें? सिर्फ यहाँ तक कि वो खसारे में से निकल के मुनाफे में चली जाए, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई है, जाहिर है मुनाफे में तो वो जाएगी, बदनाम इतना बड़ा 135 अरब का जुआ इस मुल्क में पहले तो नहीं खेला गया इस तरह से। लेकिन क्या PIA अपने ओरिजिनल विजन की तरफ वापस लौट सकेगी? वो विजन जो इस वक्त हमें एमिरेट्स में नजर आ, हमें तमाम मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस में नजर आता है, चाहे वो इत्तेहाद हो, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो कतर एयरवेज हो। और वो ओरिजिनल विजन जो है उसने, और सिंगापुर में भी उन्होंने, और तो बेशुमार मुल्कों के अंदर वो एक इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए जो कि ओरिजिनल विजन PIA का था। लेकिन PIA जिसने पाकिस्तान को एशिया का गेटवे बनाना था,
क्या ये कंसोर्शियम उसको उस ओरिजिनल विजन के ऊपर वापस ले जा सकता है या नहीं, मेरे लिए ये की सवाल होगा। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अभी यहाँ पे लैंडिंग रूट्स की बात हो गई कि 170 आमिर साहब बात कर रहे थे, फिर हमारा जो जोग्राफियाई महल वक़ू है, अगर उसकी अहमियत और उसको एक स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए, इस बात का जवाब दीजिए कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस है, क्या प्राइवेट सेक्टर में जाके बहुत आसान रहेगा उसको निकालना, माइनस करना, कम करना, और क्या इसको एक मुनाफा बख्श असासे से ज़्यादा अपने उस ओरिजिनल विजन पे जो ये था माजी में, उस तरफ ले जाना आसान रहेगा, बड़ा चैलेंज रहेगा, नामुमकिन रहेगा? आयशा, देखिए, वाकया कुछ इस तरह से है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने का एक सबसे बड़ा सबब ही ये बना है कि हमारी मुतअद्दिद हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने PIA का बेड़ा गर्क कर दिया था। भर्तियों पे भर्तियां, नाअहली पायलट्स की जो कारकर्दगी, और आपके क्रू के ऊपर ये आलम है कि वो PIA का जहाज उतरा और वो गायब हो गए कनाडा में, और जो ओवर स्टाफिंग जो की मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों ने, चूंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है, तो उसमें तो इस एयरलाइन का भट्टा बैठ गया। और आखिरी जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो जिसे कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका कि वजीर साहब ने खड़े होकर कह दिया कि जी ये सारी पायलट्स जो है पाकिस्तान की PIA के वो जाली डिग्रियों पे आते हैं और दुनिया ने आपके जहाज बंद कर दिए। अब इस लो पॉइंट से उठकर ऊपर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये प्राइवेटाइजेशन भी बड़ी, जैसे कहते हैं, कई सालों से बल्कि दहाइयों से इसकी प्लानिंग जारी थी और ये बिलाखिर हो गई। और यकीनन प्राइवेट सेक्टर ने अब उसको लिया है और उसको किसी बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से चलाएगा, और ये बहुत ही खुश आइंद डेवलपमेंट है, जैसे अभी आमिर साहब भी कह रहे थे। और उसकी देखिए, मैं PIA की जो विजन और उसके रूट्स की बात तो मैं मुख्तसरन अभी करता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर साल 1 खरब रुपए से जायद पैसे जो है वो देते हैं इन खसारे में डूबी हुई जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस है। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि खरब यूं कहने में तो बड़ा आसान सुनने में आसान लगता है, लेकिन उसका मतलब होता है 1000 अरब रुपया, यानी कि तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए पाकिस्तानियों का जो टैक्स, उन पे हर तरह का टैक्स लगा के आप इन कॉरपोरेशंस को दे रहे हैं। तो कम से कम एक से तो जान छूटी। अब बाकी स्टील मिल्स और दीगर बड़े बड़े सफेद हाथी जो पाल रखे हैं हमारी रियासत ने, अब उनको भी फिर जो है वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि भैया ये काम गवर्नमेंट से तो नहीं हो रहा। देखिए, मैं जाती तौर पे प्राइवेटाइजेशन के का नाकिद रहा हूं और अभी भी किसी हद तक हूं, क्योंकि उसमें वर्कर्स जो बेचारे मुलाजमीन होते हैं उनके रोजगार का सवाल होता है, हमें उसका देखना पड़ता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान में पहले भी हुई थी प्राइवेटाइजेशन 1990s में, लेकिन हमने वो माहौल और एनवायरनमेंट नहीं बनाया जिससे सरमायाकारी हो और मजीद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो अब इस प्राइवेटाइजेशन की कामयाबी के बाद और दीगर भी जो होनी है, हमें अब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी जरूरत है जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और इंडस्ट्री को फरोग दे। ये तो हो गई अमूमी बात। अब रही PIA के विजन की, देखिए विजन भी कोई स्टैटिक नहीं होता, वो भी बदलता है हालात के साथ। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से PIA ने एक लीडर के तौर पे काम किया था, बाकी एयरलाइंस को ट्रेन किया, एमिरेट्स क्या, दीगर एयरलाइंस क्या, हमारे पायलट्स, हमारा स्टाफ, उन सब ने बाकियों को तो ट्रेन कर दिया। वो अब दुनिया की सबसे मानी जाने वाली एयरलाइंस है और अपना हमने भट्टा बिठा दिया। तो एक तो ये कि हमें उसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर जाना होगा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि PIA का एक मकसद ये भी था कि जो पाकिस्तान के अंदर रूट्स हैं, जैसे बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, या छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर जहाँ पे शायद प्राइवेट जहाज जो कंपनीज हैं वो नहीं जाएं क्योंकि उनमें उनको प्रॉफिट नहीं होता, उसको देखने की जरूरत होगी कि ये ना हो कि वो बिल्कुल कट जाए PIA की परवाजों से। वैसे तो ऑलरेडी जो भी हालात थे उसमें बहुत सारे ये रूट्स जो है वो कम हो गए थे क्योंकि जहाज ही नहीं थे PIA के पास। बहरहाल ये एक उम्मीद अफजा डेवलपमेंट है, और जो आपको मालूम ही है कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का तज़किरा किया जाता है बार बार, और मेरे भी कान सुन सुन के पक गए 20 साल से, लेकिन शुक्र है कि पहली बार कोई छोटा मोटा रिफॉर्म जो है वो हुआ है। अब वक्त आया है कि बाकी जो खसारे में डूबी हुई सनतें हैं सरकारी, क्योंकि सरकार हमारी नहीं चला सकती जी, 30-40 साल से ये तजुर्बा
अब वाजे हो चुका है कि ये गवर्नमेंट का काम है ही नहीं, दुरुस्त। और ना ही हमारी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी है इनको मुनज़्ज़म प्रोफेशनल अंदाज में चला छठा लाने सके। की। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये वो मंसूबा है जिस पर 1990 की दहाई से अब तक अमल ना हो सका, और आज आपके सामने जिन मुआशी और सियासी हालात में ये एक डील हमें दिखाई दे रही है, एक बड़ी तारीखी डील जिसे कहा जा रहा है, ये फरमाइएगा क्या जमानत है कि जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है वो मुआशी उठान में रुकावट नहीं डालेगा? देखिए, एक तो आपने पीआईए की सेल को 4 चांद लगा दिए। मैं गुजारिश करूंगा कि 2 चांद कम करके आप उसकी कर दें जगह सर। 2 सितारे लगा दें। चलो। ये बहुत प्राइवेटाइजेशन के लिए एक बहुत अहम कदम है, बड़ी रिलीफ है। 2006 को पीटीसी को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज किया गया था, और 18 साल के बाद कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन हुई है। और इस तमाम अरसे में शायद ही कोई महीना गुजरा हो जिसमें प्राइवेटाइजेशन पे हम गुफ्तगू ना करते हों। पूरा पाकिस्तान मुसलसल उस पर गुफ्तगू करता रहा है। तो आज के इस तारीख़ी दिन पर सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा गुलाम सरवर खान साहब को, पीटीआई के मिनिस्टर को, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को आखिरी खंजर घोंपा था। और मैं सिर्फ उनको वाहिद सिंगल आउट नहीं करूँगा। गुलाम सरवर खान एक अलामत हैं। वो अलामत है उस तरह की लीडरशिप की जो पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद करती है। उस बेरहमी की, जिस बेरहमी के साथ लीडरशिप दी जाती है पाकिस्तान के इदारों को, और जिस बेरहमी के साथ पाकिस्तान के वसाइल को, पाकिस्तान के गरीब लोगों के पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेहसाल किया जाता है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं है। आप देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप की तो बिल्कुल है कि जिस तरीके से दूसरी सियासी जमातों ने भी पीआईए को एम्प्लॉयमेंट असाइलम बनाया, यतीम खाना बनाया नौकरियों का। ये वो जगह थी जहां इनके भांजे भतीजे सब नलायक लौंडे लपाड़े इसमें भेजे जाते थे। लेकिन दूसरी बात जिस पर देखे ना, रूमी साहब ने नहीं इशारा किया, वो है बाबुओं की। आफ्टर ऑल बाबू चलाते हैं ना। पहले डिफेंस का जो बाबू होता था, सेक्रेटरी उसके नीचे थी, अभी एविएशन के बाबू के नीचे है ना। कोई इसका एक बोर्ड होता है ना, बोर्ड में कौन बैठता है? बाबू बैठते हैं ना, वही बर्बादियां फरमाते हैं ना। आप जरा देखिए उनके क्या पक्ष होते हैं, क्या क्या वो मजे करते हैं। कौन कौन इसमें से क्या कितना कितना खून निचोड़ता रहा है, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। और आज हम इस हालत पे पहुंचे कि आज पीआईए का सिर्फ जान छूटना इस कौम की, ये एक रिलीफ की बात है कि 60 अरब रुपए हर साल एक एयरलाइन खा रही थी। और ये 60 अरब रुपए बराबर हैं उस रकम के जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट आला तालीम पे खर्च करती है। जितना कुल पाकिस्तान अपने मुस्तकबिल पे वफाकी हुकूमत आला तालीम पे खर्च करती है, उतना घाटा ये सिर्फ एक एयरलाइन कर रही थी। 800 अरब का घाटा जमा कर चुकी थी। आपने बताया कि 30 से 18 तैयारे जो हैं वो इस वक्त उड़ने के काबिल हैं। उन 18 में से 12 लीज पर हैं। चलो, सिर्फ 6 पीआईए के अपने हैं जो उड़ने के काबिल हैं। और हम मवाजना किन एयरलाइन से कर रहे हैं जिनके पास 250 स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न नए एयरक्राफ्ट हैं। और हम उन एयरलाइंस की बात कर रहे हैं जिनका पहला जहाज पीआईए ने उड़ा के दिया था, जिनकी तरबियत पीआईए की एकेडमी में से हुई थी, जिन्होंने पीआईए से पायलट उधार मांग के अपने जहाज उड़ाए थे। आज वो दुनिया की टॉप एयरलाइंस हैं। इसलिए कि जब वक्त बदला तो हम ठहर नहीं सके। बदलते वक्त के साथ बदलने की कोई तैयारी नहीं है। वक्त बदला, कंपटीशन आया, स्काइज ओपन हुए, वो तो होने थे, कंपटीशन के सामने नहीं खड़े हो सके। जब तक प्रोटेक्टेड थे तो चल रहे थे। तो कोई भी जो तब्दीली आई है, आप देख लीजिए, किसी लिहाज से किसी तब्दीली के सामने खड़े होने की, उसके साथ अडॉप्ट करने की, उसके मुताबिक पॉलिसियां बनाने की कोई हमारे में सलाहियत ही नहीं थी। यहां से आगे आप समझते हैं ओरिजिनल विजन की तरफ पीआईए जाएगा? ये तो हो गया माजी, यहां से आगे आपको लगता है कि खुश हो लें? देखिए, ओरिजिनल विजन कारोबार का क्या होता है? जिस सेठ ने ये पैसे लगाए हैं, जिन सेठों ने ये वक्त लगाया है, उन्होंने मुनाफा कमाना है। ये मार्केट प्लेस होती है कि वो तन मन धन लगा देंगे। उनका हाथ जो है वो मेरी आपकी जेब में नहीं है। उन्होंने हमसे 60 अरब रुपए आप नहीं लेने, उनको कोई देने वाला नहीं होगा। उन्होंने जो खाना है वो मुनाफा कमा के खाना है। मार्केट में उन्होंने मेहनत करनी है, उनकी एक साख है, वो करेंगे। यही तरीका होता है।
इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता, तो उनसे उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, उनका काम है। लेकिन हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों फेल होते रहे? 2016 में क्यों हड़तालें हो गई, बंदा मार दिया, पीपल्स पार्टी पीटीआई सड़कों पे निकल आई, 2010 में कोड शेयरिंग करने लगे टर्किश एयरलाइंस के साथ, तो मुसीबत खड़ी हो गई। कौन है जो पीछे को खींचता है, ये भी हमें आज देखना होगा। इन तमाम चीजों को एक दफा रिव्यू करना होगा कि ये तबाहियां आती कैसे हैं और उसका हम अजाला कैसे करें। वैलिड पॉइंट ज़ैगम साहब। तो पीछे से खींचने वाली जोंकों को पीछे रखते हुए का सफर तय करना होगा। इसको प्रॉफिटेबल या पॉजिटिव प्रोपोजिशन ये सब कह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को जवाब दिया है नेशनल डायलॉग कमेटी ने खत में। कौन है नेशनल डायलॉग कमेटी, क्या मुतालिबा कर रही है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश के बाद सियासी मंजरनामे में एक नई बहस ने जन्म लिया है। पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं की कायम करदा नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया ख़त क्या मौजूदा सियासी बहरान में मुफ़ाहमत की जानिब एक बामायने सियासी इशारा है? नेशनल डायलॉग कमेटी का बुनियादी मौक़िफ़ यह है कि अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे इत्तेमाद साजी के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। इसीलिए कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और साबिक़ सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं, को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया गया है। कमेटी के मुताबिक इन रहनुमाओं की मौजूदगी के बगैर मुज़ाकराती अमल ना तो मोतबर हो सकता है और ना ही नतीजा खेज। यहाँ ये नुक्ता ख़ास तौर पर काबिल गौर है कि ख़त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी का जिक्र दानिस्ता तौर पर शामिल नहीं किया गया, बल्कि तासुर दिया गया है कि अडियाला जेल से बाहर मौजूद क़यादत ही इस मरहले पर मुफ़ाहमत के अमल को आगे बढ़ा सकती है। इस ख़त पर पीटीआई के साबिक़ रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने दस्तखत किए हैं। क्या इस हिकमत अमली को एक हकीकत पसंदाना सियासी सोच करार दिया जा सकता है? माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि महज अलामती मुज़ाकरात या पसे पर्दा राबते सियासी तातुल को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। कमेटी का यह मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी पर है। सियासियात के उसूलों से हम आहंग दिखाई देता है। ताहम इस मुतालिबे के साथ कई पेचीदा सवालात भी जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त एक नाजुक सियासी तवाज़ुन पर खड़े हैं, जहाँ एक जानिब इदारों और कानूनी तकाज़ों का दबाव है तो दूसरी जानिब सियासी इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत। पैरोल पर रिहाई एक कानूनी इम्कान तो है, मगर इसके सियासी मुज़म्मिरात कहीं ज़्यादा गहरे हैं। माजी में बहुत से मौक़ों पर सिर्फ एक एक्स पैगाम ने मुफ़ाहमत के कई अमल सबोताज कर दिए। इस बार भी इस खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल नागुज़ीर हो जाता है कि मौजूदा हालात में पीटीआई के सियासी रहनुमाओं का यह मुतालिबा किस हद तक सायब है? क्या अमली तौर पर मुमकिन हो सकेगा? क्या वज़ीर आज़म के लिए ऐसा करना मुमकिन भी है? और अगर ये सब कुछ मुमकिन है तो क्या किसी एक गैर मोहतात पैगाम से मुफ़ाहमत का ये पूरे का पूरा अमल दोबारा नाकामी से दो चार तो नहीं हो जाएगा? इसी पर पैनल की सोच आपके सामने रखेंगे इस सवाल में। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत, नेशनल डायलॉग कमेटी का खत मुज़ाकराती अमल को क्या हकीकत में आगे बढ़ा सकता है या ये सिर्फ एक मासूम सियासी ख्वाहिश है? आमिर अहमद खान साहब फरमाइएगा कि क्या स्टेटस है जिन लोगों ने ख़त लिखा है, जो इस ख़त में मुतालिबात किए गए हैं, क्या वो मुमकिन है? मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है, लेकिन जो आपके सवाल का वो हिस्सा था ना आयशा कि क्या ये एक मासूम सियासी ख्वाहिश है, उसमें सियासी ख्वाहिश तक की हद तक तो आई एग्री कि हाँ ये एक सियासी ख्वाहिश है, लेकिन इसमें मासूमियत बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है जी मुझे। ये जिनको माजरत के साथ हम लोग कहते हैं ना कि रहनुमा हैं, साबिक रहनुमा हैं या पीटीआई की क़यादत हम इनको जो कहते हैं, देखिए ये रहनुमा नहीं है, इनमें लीडर्स वाली कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। ये लोग हैं कौन? और मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा हूँ इनके सोशल स्टेटस के बारे में, मैं पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर ये सवाल कर रहा हूँ कि ये लोग हैं कौन? वो लोग जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और इस खत के एक सिग्नेटरी तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं अब आइंदा कोई और पार्टी मैं कोई नई पार्टी बना लूँगा लेकिन मैं इस पार्टी के अंदर नहीं जाऊँगा, जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? बाकी जो दो साहब उनके साथ हैं उसमें ये ख़त लिखने के बाद एक साहब ने जब इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि देखिए तो हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कोशिशों को कामयाब होने नहीं देते। बट मोर इम्पोर्टेंटली आयशा, ये लोग तो अपना क्लियरली रोल तलाश करने के
लिए, ये जो इररेलेवेंट हुए हैं पॉलिटिकली, ये लोग तो क्लियरली अपना रोल तलाश करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो देखें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जेल के अंदर जिसकी आदत का इन्होंने नाम लिए हैं या जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि उनको आप बाहर निकाल दें, वो लोग क्यों हैं जेल में? वो जेल में इसीलिए हैं कि उन्होंने इमरान खान या तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है। तो क्या वो बाहर निकल कर इनकी बात सुनेंगे, या इनके कहने पर अगर वो बाहर आए तो क्या वो इनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान से जाकर उनको ये मना सकते हैं कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें, कि ऐसी हुकूमत को जिसको पीटीआई के बानी जो हैं वो मानने तक को तैयार नहीं है? तो ये सिर्फ एक उन्होंने अटैम्प्ट किया है अपनी तरफ से कि बहुत देर हो गई, खबरों में नहीं है, हमारी कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा, अब हमारी सियासत कहाँ जा रही है, एक जगह पर खड़ी हो गई है, तो चलें उसको ज़रा धक्का लगाने की कोशिश करें। ठीक हो। ज़ैगम साहब, ये जो कमेटी ने खत लिखा है, किस बुनियाद पर खत लिखा गया है और क्या खत को गलत पते पर भेज दिया गया है? तो महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब जो हैं अब नेशनल डायलॉग कमेटी बन चुके हैं। चलें, ये जानकर तो बड़ी खुशी हुई। देखिए, एक तो वो कौमी खिदमत कर रहे हैं, कौमी खिदमत का मतलब आपको आता होगा सर, आप समझाएंगे तो अच्छा दूसरा ये है कि वो अपने आप को जी, दूसरा ये है कि वो अपने आप को रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना लुच तलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यू मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग समवन ना जी। या कौन उनको कह रहा है कि आप हमें रिप्रेजेंट करें? वो कौन सी पार्टी है? अब बज़ाहिर तो पीटीआई होनी चाहिए जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो ताल्लुक तो अपना पीटीआई से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो क्या पीटीआई उनको ओन कर रही है कि आप हमें रिप्रेजेंट करो और हमें सुलह कराओ? हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लियर है। मतलब देखिए, मुज़ाकरात पीटीआई में सिर्फ एक आदमी से होंगे, या जिसको वो मुकर्रर करेगा और जब तक मुकर्रर करेगा और जितनी इजाज़त देगा और जितने उसके डायलॉग को मानेगा उतने तक बात आगे बढ़ेगी, उससे ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ेगी। फिर जिन लीडर्स को ये बाहर लाने की बात कर रहे हैं, अब क्या वो लीडर इनके कहने पर बाहर आना भी चाहेंगे, या इनके कहने पर जिनको सजाएं दी जा चुकी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा इतनी आसानी से? या वो बाहर आएंगे तो फिर वो उस काबिल भी बचेंगे पीटीआई की नज़र में कि वो मुज़ाकरात कर सकें? या फिर फ़र्क क्या पड़ जाएगा? अगर मुज़ाकरात करने ही का आदमी ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनको एक जेल में शिफ्ट कर सकें ताकि वो आपस में कोई गुफ्तगू कर सकें, शायद आगे का रास्ता तलाश करने की एक कोशिश कर सकें। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस राज साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, ये सियासी डायलॉग कमेटी के खत की क्या अहमियत है जिसमें इमरान खान साहब के ना नाम है ना कोई जिक्र है, और क्या फिर इसका ये जो खत है, इदारे इस नौयत की सियासी एतमाद साजी की हिमायत करेंगे या हुकूमत को इसका जवाब भी देना चाहिए? देखिए, ये तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो पीटीआई की तरफ से नेशनल डायलॉग कमेटी है। मेरे ख्याल में उन्होंने तो अपने आप को सिर्फ एक नेशनल डायलॉग कमेटी की बात की है। ना ही वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम टीटीएपी की तरफ से यानी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों की तरफ से आपको कह रहे हैं। मेरा जो रेलेवेंस की बात की गई, मेरे ख्याल में मुझसे तो ज़्यादा रेलेवेंट है ये, क्योंकि कम से कम सियासत के मैदान में तो है ना। हम तो यहाँ बैठ के टीवी पे बात करते हैं, और अगर मेरे मुंह से ये सारी बातें निकल सकती हैं जो वो कह रहे हैं अपनी बात के अंदर, अपनी जुबान में, अपने खत के अंदर, तो क्या बुराई है? मुझे बताइए कौन सी बुराई है इसके अंदर कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आपको रिव्यू करना चाहिए इस सिचुएशन को, ये जो जमूद है जमूद को तोड़ना चाहिए। हम बार बार अदम इस्तेहकाम का जिक्र करते हैं, क्यों है अदम इस्तेहकाम? क्या वजह? इस्तेहकाम क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? और अगर ज़रूरी है और अदम इस्तेहकाम है और नहीं मिल पा रहा 2 साल 2.5 साल बल्कि 4 साल की कोशिश के बावजूद, 23 के कब 22 के बाद से अब तक तो नहीं मिल पा रहा, तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसको ब्रेकआउट तो करना है इस सारे जमूद से, वरना तो वही के वही खड़े रहेंगे एक ही जगह पे, रनिंग एट द स्पॉट, जो कि इस वक्त हो रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई भी बात करे आदमी, कि मुज़ाकरात की बात करे, इस जमूद को तोड़ने की बात करे, मामला को आगे लेके जाने की बात करे। मैंने आपसे कहा था कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे, और मैंने खुद कहा था आपको कि शाह महमूद कुरैशी को, अगर मैं होता गवर्नमेंट में, तो शाह महमूद कुरैशी को एक आध आदमी और के साथ इस वक्त तक छोड़ चुका होता। तो उनके अंदर ही, पीटीआई के अंदर ही एक किस्म की एक और आप एक स्ट्रगल क्रिएट कर लेते अगर आप पीटीआई को जेर करना चाहते थे। हो सकता है वो जेर ना होते, हो सकता है वो सब बाकियों को समझा के आगे ले जाने का कोई रास्ता मुतय्यन कर सकते। लेकिन कुछ अजीब सा मामला है, तो वो कोई बात करे भी तो वो भी नेगेटिव है, यानी ये क्यों बात कर रहा है? कहीं ना कहीं पे तो बात करके आगे मामला लेके जाना पड़ेगा, चाहे उसमें जो कुछ भी लेना देना पड़ता है। और जाहिर है कि मुज़ाकरात होंगे तो किसी ऐसी जगह पे ही मिला जाएगा ना जो दोनों साइडों को कबूल होगी, एक्सेप्टेबल होगी, और एक मुस्तकबिल का नक्शा
जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसीलिए कहते हैं अदम इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम। आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रहा, आपने अपने बैंकों से अपने पैसों से लेके आपने एयरलाइन बेच रहे हैं अपने लोगों को, तो आपको परेशानी तो होनी चाहिए इन चीजों की। तो मुझे यूं लगता है कि जैसे कि हम बहुत आसानी के साथ सिर्फ एक एंटिटी को मलाइन करने के लिए या उसको टारगेट करने के लिए हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का मफाद किस चीज में, दुरुस्त। पाकिस्तान के अवाम का मफाद किस चीज में। मेरे ख्याल में सियासी डायलॉग सबसे अहम है, सियासी डायलॉग। ठीक। उसके बाद उसको ग्रैंड डायलॉग की लेवल पे ले जाया जा सकता है, लेकिन जब तक सियासतदान आपस में बातचीत करके किसी एक एग्रीड एजेंडा पे नहीं आएंगे, फिर मामला को आगे लेके जाएं, तो कुछ बात बनती नजर आती है। कोई भी कोशिश हो, खत हो, पत्थर हो, पहला हो, जो भी है, बहुत अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि उससे ही कुछ इर्ताश पैदा होगा, उस इर्ताश से ही दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, क्या ये खत वो पेशरफ्त, वो स्टार्टर साबित हो सकता है जो बर्फ पिघलाए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान? क्या नुक्ता आगाज हो सकता है? क्या अगर ये नुक्ता आगाज होता है तो कोई एक एक्स पैगाम सब कुछ सबोटाज नहीं कर देगा? आपको लगता है ऐसा मुमकिन है? देखिए, बकौले शायर कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। ये खतबाजी जो है इसमें कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। ये जाएगा खत और आपको भी पता है क्या जवाब है, और दूसरा खत जाएगा अडियाला में कैदी नंबर 804 के पास, वहां से भी बहुत बड़ा इनकार आएगा। वाकया यूं है आयशा के, हमें तो बिल्कुल, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूं कि डायलॉग की बात जो है वो बिल्कुल साहिब है, वो सही डायरेक्शन में है, और बिल्कुल जो भी उसकी बात करें हमें उसकी तायीद करनी चाहिए। मगर मसला ये है कि ये जो खत लिखने वाले हैं, इनकी जो अपनी वो लोकस स्टैंडर्ड जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, किसकी नुमाइंदगी करे, किसका क्या इन्फ्लुएंस है। देखिए, एक खत तो जो इस इधर कोट लखपत में कैद हैं पीटीआई के लीडर्स, खसूसन शाह महमूद कुरैशी और बेचारी यास्मीन राशिद जो हैं, जो कि कैंसर की मरीजा भी हैं, वो बार बार कह रहे कि भाई आप लोग हमारी तो बात करते हैं, ये पूरी की पूरी पार्टी, पूरे का पूरा सोशल मीडिया एक कैदी के पीछे पूरी तवज्जो है, बाकी ये लोग जो बेचारे यहाँ पे हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, ना मिलने भी नहीं कोई जाता, ये भी कहा गया है, मैं पढ़ ही रहा था मीडिया में। तो इधर मामला ये कि वो भी यही बात कह चुके हैं, उनके भी 3 खत आ चुके हैं, और वो बार बार ये डायलॉग के बाद बैरिस्टर गौहर जो कि काफी माकूल आदमी है, वो भी डायलॉग की बात कई बार कर चुके हैं। मसला डायलॉग का है जो 2 अहम फरीक हैं, एक कैदी साहब हैं और दूसरे आपको पता है कि जो जैसे मुझे ये फरमाइए, शहबाज शरीफ साहब को इस खत का जवाब देने की जरूरत है? ये जब हम इनके स्टेटस की बात कर रहे हैं कमेटी की तो नहीं है, बस ये जवाब दें। देखिए शहबाज साहब ने तो मेरे ख्याल से कल या परसों उन्होंने जवाब पहले से दे दिया। उन्होंने कहा वो हर तरह के डायलॉग करने को तैयार है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी पेशरफ्त थी। मगर मसला ये है कि डायलॉग जो है वो, अगर तो डायलॉग का ये मकसद है कि फिलहाल जो मौजूदा निज़ाम है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करके एक फ्रेश इलेक्शन करा के और खान साहब को दोबारा से वज़ीर आज़म की मसनद पे बिठा दिया जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या खान साहब की जो रवैया है इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और उसकी क़यादत के बारे में, क्या वो उस पर नजर सानी करने का कोई इरादा रखते हैं? वो भी नहीं है, उसका भी आंसर नो है। इसलिए ये कहीं नहीं जाएगा मामला, इसी तनख्वाह पे सब गुजारा करेंगे। आपकी इसी गुफ्तगू के साथ कंक्लूड करते हैं कि अतराफ के रवैये हमें सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाते दिखाई देते हैं, ये आप सोचिए। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।